सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कृतिका के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का ये चौथा भाग। अब तक की वीडियो में हमने हिमालय की खूबसूरती का, युमथांग की सुंदरता का और गंगटोक की सुंदरता का वर्णन किया है और वही पढ़ा भी है। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। देखिए कि किस प्रकार पहाड़ों में ड्राइविंग करना खतरनाक होता है और बहुत मुश्किल भी। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। सब चुप थे और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। मतलब जरा सा ध्यान भंग हो और सीधे खाइयों में। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पेड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोड़ टली, अर्थात संभल कर आगे बढ़िए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी तो उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी अर्थात गर्दन निकाल दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, वो बर्फ के कारण उन पर धूप पड़ रही थी तो चांदी की तरह चमक रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, अर्थात अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली भाषा कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन छोटे छोटे मोतियों की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए उसने झूम झूम कर यह गाना गाना शुरू किया। हम सब सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। मतलब इतने ऊंचे पहाड़ थे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में मिल रहे हों। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, फोटो खींच रहे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, झनझन करना कांपने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे मन में प्रसन्नता हो रही थी, भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई, इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, मतलब पर्यटन स्थल नहीं बना था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी और इसीलिए कटाओ अपने प्राकृतिक सौंदर्य में बना हुआ था। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने, ऐसी शांति और पवित्रता के बीच
वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए, बुद्ध की तरह दया का अवतार बन जाए और अपनी आपराधिक प्रवृत्ति इस सुंदरता को देख करके छोड़ दे, ऐसा लेखिका को लग रहा है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। बच्चों, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि प्रकृति किस प्रकार जल संचय का प्रबंध करती है। ये आपको इसी अनुच्छेद से सारा उत्तर मिलेगा। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जल इकट्ठा कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। अर्थात धूप में गर्मियों के समय में यही बर्फ पिघल करके पानी बन जाती है। कितनी अद्भुत अर्थात अनोखी व्यवस्था है जल संचय की, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। कहीं इतनी खूबसूरती को देख करके जो लेखिका के प्रसन्नता का भाव जागा था, वो फिर से उन पहाड़ियों का ख्याल आने से दुखी हो गई है। आत्मा की अनंत परतों को चीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखी इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हमारे यहाँ तो 4-5 होते ही घर से नहीं निकलते हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी कपड़ों में से नहीं उठना चाहते। वहाँ अप्रैल के महीने में भी इतनी ठंड थी, तो माह के महीने में क्या होता होगा, अर्थात जनवरी फरवरी में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेवटला अर्थात फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम तुम्हारे कल के लिए अपना आज दे रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे जमान पोष और माघ अर्थात दिसंबर जनवरी में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं, और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक, अब लेखिका फिर वापस लौट रही है, घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ फूलों की सेज अर्थात फूलों का बिस्तर रखा हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, मतलब परिवार सहित। बहरहाल घाटियों, वादियों और पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती है सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया, और इससे मिलकर के लेखिका बहुत प्रसन्न हो गई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र जुड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना अधिक नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुई कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या?
विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेंद्र हमें रकम की मतलब तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ से पूरी जानकारियां हैं बच्चों। ये जानकारी सिक्किम की जानकारियों के विषय में भी प्रश्न बोर्ड में आ जाता है। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, मतलब पैरों के निशान। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेखिका पूछ रही है। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट अर्थात पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। प्यारे बच्चों, पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत को एक खोज यात्रा कहा है। क्यों? क्योंकि लेखिका ने अनेक प्रकार की इतनी चीजें देखी जिनका उन्हें पहले से ज्ञान नहीं था और वो खोज कर ही प्राप्त हुई। इसलिए लेखिका ने इसे एक खोज यात्रा कहा है। तो बच्चों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।